नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं थर्ड पेपर की फोर्थ यूनिट मैनेजमेंट इन एजुकेशन यानी कि शिक्षा में प्रबंध। और इस यूनिट को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम देखेंगे प्रबंध और शैक्षिक प्रबंध का सबसे पहले अर्थ, इसके बाद विशेषताएं, उद्देश्य, सिद्धांत और कार्यों को। लास्ट में देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 में प्रबंध के बारे में क्या कहा गया है, शैक्षिक प्रबंध के बारे में क्या कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले हम डिटेल में बात करते हैं प्रबंध की, इसके बाद हम देखेंगे शैक्षिक प्रबंध को यानी कि शिक्षा से संबंधित प्रबंध को। सामान्य अर्थ में प्रबंध व्यक्तियों से कार्य लेने की प्रक्रिया है, कार्य करवाने की प्रक्रिया है, जिसमें जो आपका प्रबंधक होता है वो संस्था या संगठन के कर्मचारियों से, व्यक्तियों से कार्य लेता है। सामान्य अर्थ में प्रबंध व्यक्तियों से कार्य लेने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संस्था या संगठन का सम्यक संचालन होता है, ठीक तरह से संचालन होता है। सम्यक का अर्थ होता है ठीक तरह से। प्रबंध के माध्यम से संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से होती है और निर्धारित लक्ष्यों को कम से कम समय, कम से कम श्रम, कम से कम धन के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। प्रबंध के द्वारा ही हम संस्था के व्यक्तियों और कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों का सही निर्धारण करते हैं। ठीक है, जो प्रबंधक होता है वो ये निर्धारण करता है किस कर्मचारी का क्या उत्तरदायित्व है, ठीक है, किसका क्या कर्तव्य है। तो प्रबंध के माध्यम से ही, प्रबंध के द्वारा ही हम संस्था के व्यक्तियों और अधिकारियों के उत्तरदायित्वों का सही निर्धारण करते हैं। यही नीतियों को बनाने तथा उनको भली प्रकार लागू कराने, भली प्रकार क्रियान्वित कराने का कार्य करता है। जो प्रबंध होता है वो किसी भी संस्था, संगठन, जब हम शैक्षिक प्रबंध की बात करेंगे तो वो आपकी संस्था विद्यालय हो जाएगी। तो प्रबंधक संस्था से संबंधित नीतियों को बनाता है, ठीक है, उसके बाद उनको लागू भी कराता है, इम्प्लीमेंट भी कराता है। इसके बाद प्रबंध की परिभाषाएं, डिफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहली परिभाषा है जॉर्ज टेरी के अनुसार। इन्होंने कहा है पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा अन्य संसाधनों का सम्यक उपयोग करने की प्रक्रिया ही प्रबंध है। ठीक है, पूर्व निर्धारित जो भी संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन, ठीक है, संसाधन आपके दो तरह के होते हैं। मानवीय संसाधन में आ जाएंगे जो भी शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं, छात्र हैं, कर्मचारी हैं। भौतिक संसाधन में विद्यालय की बिल्डिंग हो गई, ठीक है, प्रयोगशालाएँ हो गई, आपकी शिक्षण सामग्री जो भी हो गई, शिक्षण संबंधी संसाधन हो गए, उनका सही तरह से उपयोग, उनका सम्यक उपयोग करने की प्रक्रिया ही प्रबंध है। नेक्स्ट है हेराल्ड कुंज के अनुसार, ठीक है, इन्होंने कहा है प्रबंध दूसरों और औपचारिक रूप से संगठित समूहों के माध्यम से संपन्न किए गए कार्यों को प्राप्त करने की कला है। एक ऐसी कला है जो दूसरे व्यक्तियों से, एक संगठित समूह के व्यक्तियों से कार्य कर लेने की प्रक्रिया है, ठीक है, कार्य लेने की एक कला है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रबंध की विशेषताओं की। अब देखो, आप प्रबंध के बारे में पढ़ लो, इसके बाद शैक्षिक प्रबंध को हम आपको बहुत ही आसानी से समझा देंगे। तो प्रबंध की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं, ठीक है। सबसे पहली है प्रबंध एक स्व उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंध करते हैं, तो वो किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर ही किया जाता है, ठीक है। तो प्रबंध एक स्व उद्देश्य ऐसी प्रक्रिया है जिसका कोई ना कोई उद्देश्य सहित, स्व उद्देश्य का मतलब उद्देश्य सहित प्रक्रिया है। नेक्स्ट है प्रबंध एक विशेष कार्य ना होकर बल्कि संगठन से संबंधित विभिन्न कार्यों का समूह होता है, ठीक है। प्रबंध में बहुत सारे समूह, बहुत सारे व्यक्तियों का योगदान होना जरूरी होता है। जो भी समूह के सदस्य हैं, जो भी संगठन के सदस्य हैं, तभी आपका प्रबंधन सही तरह से होता है। नेक्स्ट है प्रबंध संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सतत कार्यरत रहता है, ठीक है। जो भी संस्था या संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्य, जो भी लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रबंधक कार्यरत रहता है या पूरा जो है प्रबंधन कार्यरत रहता है। नेक्स्ट है किसी संगठन में प्रबंध के माध्यम से ही कर्तव्यों और दायित्वों का निर्धारण होता है, ठीक है, किसका क्या कर्तव्य है, किसका क्या दायित्व है, तो प्रबंध के माध्यम से ही निर्धारित होता है।
प्रबंध मानवीय भौतिक एवं सामग्री संसाधनों का समन्वित उपयोग है, ठीक है, सही तरह का प्रयोग है। यानी कि जो भी आपके संसाधन हैं, चाहे वो मानवीय संसाधन हो चाहे वो भौतिक संसाधन हो, उनका किस तरह से सही तरह से उपयोग कैसे किया जाए, ये प्रबंध के माध्यम से ही हमें पता चलता है। नेक्स्ट और लास्ट है कि प्रबंध से किसी कार्य की सफलता बढ़ती है, क्योंकि प्रबंध की सहायता से ये जानना सरल हो जाता है कि कार्य कहाँ से प्रारंभ किया जाए, कौन से संसाधन जुटाए जाए। क्योंकि जब भी हम प्रबंध करते हैं तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, इसीलिए सरल हो जाता है ये जानना कि कैसे हम कार्य को शुरू करें, ठीक है, और कौन कौन से संसाधनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद देखते हैं प्रबंध के उद्देश्य, एम्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रबंध के प्रमुख उद्देश्य निम्न है, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रबंध एक 100 उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध जो है उद्देश्यों के कुछ उद्देश्यों का निर्धारण करके ही प्रबंध किया जाता है। तो प्रबंध के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला है संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। अब देखो, यही हमने विशेषताओं में भी बात की थी कि जो प्रबंध है वो किसी भी संस्था या संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। उद्देश्यों में हम कहते हैं कि संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना एक इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको समझना है। नेक्स्ट है संस्था या संगठन में जरूरी संसाधनों की व्यवस्था करना। जो भी संस्था या संगठन में जरूरी संसाधन होते हैं, जैसे विद्यालय की जब हम बात करेंगे शैक्षिक प्रबंध में, तो आपका जो प्रबंधक है, ठीक है, वो आपके विद्यालय में क्या क्या संसाधनों की कमी है, ठीक है, तो वो उनकी व्यवस्था करना उसका काम होता है। संगठन के मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सम्यक उपयोग करना, ठीक है। मानवीय संसाधनों के अंतर्गत जैसे आपका प्रधानाचार्य हो गया, शिक्षक हो गए, कर्मचारी हो गए, ये सभी होते हैं मानवीय संसाधन। और भौतिक संसाधनों में हम बात करते हैं विद्यालय की बिल्डिंग, कार्यालय, प्रयोगशाला, जो भी शैक्षणिक संसाधन है वो सभी आते हैं भौतिक संसाधनों में। मानवीय संसाधन यानी कि मानव से संबंधित संसाधन। मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधनों का सम्यक उपयोग करना, सही तरह से उपयोग करना भी प्रबंध का एक उद्देश्य है, ठीक है। एक प्रबंध का ये उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है संगठन से संबंधित निर्णयों को लेना और नेतृत्व प्रदान करना। जो आपका प्रबंधक होता है वो एक तरह से नेतृत्वकर्ता के रूप में भी कार्य करता है और सभी निर्णयों को लेता है किसी संस्था या संगठन से संबंधित। इसके बाद अगला है संगठन में मानवीय संबंधों को मधुर बनाना, ठीक है, क्योंकि आपकी एक संस्था है, एक संगठन है, उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं। तो प्रबंध का एक कार्य होता है उन सभी में अच्छे संबंध बनाना, ठीक है, अच्छा रिश्ता बनाना। इसके बाद आते हैं प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सिद्धांत। वैसे तो प्रबंध के कोई सिद्धांत नहीं होते हैं, लेकिन वो सभी एक तरह से कह सकते हैं कॉन्सेप्ट जो प्रबंध को एक्सप्लेन करें, ठीक है, मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करें, वो सभी प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएंगे। तो प्रबंध के यहाँ पर हमने कुछ प्रमुख सिद्धांत लिए हैं। सबसे पहले प्रबंध के द्वारा संसाधनों का उपयोग करके किसी संस्था या संगठन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। हम प्रबंध के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि प्रबंध के द्वारा संसाधनों का उपयोग करके किसी संस्था या संगठन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है, जिसमें कि नियोजन, संगठन, समन्वय, नियंत्रण आदि कार्य आते हैं, ठीक है। प्लान करना, उसके बाद संगठन करना, उसके बाद तालमेल बिठाना कर्मचारियों के बीच, उसके बाद नियंत्रण करना, ये सभी कार्य आते हैं प्रबंध के अंतर्गत। प्रबंध किस प्रकार का है, ये प्रबंध के सिद्धांतों से निर्धारित होता है। प्रबंध के प्रमुख सिद्धांत निम्न है, ठीक है। सबसे पहला है सहयोग का सिद्धांत, दूसरा है कार्य विभाजन का सिद्धांत, तीसरा है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रियाओं का सिद्धांत, चौथा है पहल का सिद्धांत, नेक्स्ट है अनुशासन का सिद्धांत, ठीक है, लास्ट है सहभागिता का। हमने पहले ही बात की कि प्रबंध के कोई वेरीफाई, कोई सुसंगठित सिद्धांत नहीं है, लेकिन जब आपका क्वेश्चन प्रबंध के सिद्धांत से आ जाता है तब आपको कैसे लिखना है, ठीक है। वे सभी आप प्रबंध के सिद्धांत में लिख देंगे जो प्रबंध को एक्सप्लेन करें, प्रबंध के बारे में बताएं। तो सबसे पहले की हम बात करते हैं सहयोग का सिद्धांत। इसमें हम कैसे कहते हैं कि प्रबंध को सार्थक बनाने के लिए जरूरी है कि किसी संस्था या संगठन, जब हम शैक्षिक प्रबंध की बात करेंगे तो वो हमारी संस्था विद्यालय हो जाएगी। तो प्रबंध को सार्थक बनाने
के लिए जरूरी है संस्था या संगठन के सभी कर्मियों में सहयोग की भावना होनी चाहिए। ठीक है, जो इनके नाम है वही इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सहयोग का सिद्धांत हमें बताता है कि किसी संस्था या संगठन के सभी कर्मियों में सहयोग की भावना होनी चाहिए। जैसे कि हम शैक्षिक प्रबंध में बात करते हैं तो शिक्षकों और छात्रों में सहयोग की भावना होनी चाहिए, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों में भी सहयोग की भावना होनी चाहिए, और शिक्षकों के मध्य भी आपस में शिक्षक के मध्य सहयोग की भावना होनी चाहिए। तभी आपका प्रबंध सही तरह से चल सकता है, तभी प्रबंध प्रभावी होगा। नेक्स्ट है कार्य विभाजन का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधकर्ता जो आपका प्रबंधक होता है, प्रबंधकर्ता को संस्था या संगठन के कार्यों को छोटे छोटे समूहों में विभाजन कर देना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति अपने दायित्व को समझे, अपने कर्तव्य को समझे। इससे संगठन की उत्पादकता में वृद्धि होती है। ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इससे बढ़ती है। कोई भी संगठन का प्रबंध सही तरह से चल पाता है। इसके बाद तीसरा है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रियाओं का सिद्धांत। तो प्रबंध का कार्य होता है कि किसी संस्था या संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करना। इसलिए आवश्यक है कि संगठन समूह की हर गतिविधि उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, तो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रियाओं का सिद्धांत बताता है कि संगठन का कोई भी कर्मचारी कोई भी क्रिया करे, कोई भी गतिविधि करे तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि संस्था के लक्ष्यों की उससे प्राप्ति हो, तभी वो आपका सही तरह का प्रबंध माना जाएगा, प्रभावी प्रबंध माना जाएगा। ठीक है, जिससे संस्था के लक्ष्यों की सम्यक प्राप्ति हो सके, ठीक तरह से प्राप्ति हो सके। इसके बाद आता है पहल का सिद्धांत। अब देखो, चाहे आपके प्रबंध के सिद्धांत से क्वेश्चन आए, चाहे शैक्षिक प्रबंध के सिद्धांत से क्वेश्चन आए, आपको सब यही लिख देना है। शैक्षिक प्रबंध में हम क्या करेंगे, वो संस्था या संगठन की जगह विद्यालय लिख देंगे। शैक्षिक प्रबंध में आपकी संस्था विद्यालय हो जाती है। ठीक है, तो पहल का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार संगठन के प्रत्येक कर्मी को पहल करने की अनुमति होनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों की पहल संगठन के लिए शक्ति एवं दृढ़ता का स्रोत होती है। जो भी संगठन के कर्मचारी हैं उनको अपने विचार रखने की अनुमति होनी चाहिए, ये बताता है। ठीक है, उनको पहल करने की अनुमति होनी चाहिए। नेक्स्ट है अनुशासन का सिद्धांत। तो प्रबंध का एक सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत भी है। ये सिद्धांत आज्ञा पालन, उचित आचरण और सत्ता के सम्मान से संबंधित है। इसके अनुसार सभी संगठन कर्मी अनुशासन में रहें। ठीक है, एक दूसरे की आज्ञा का पालन करें और अनुशासन में रहें, आज्ञा का पालन करें और प्रबंध का सम्मान करें। ठीक है, जो आपका प्रबंधक है उसका सम्मान करें, उसकी आज्ञा का पालन करें, यानी कि अनुशासन में रहें, तभी प्रबंध प्रभावी रूप से कार्य कर पाएगा। इसके बाद लास्ट है सहभागिता का सिद्धांत। जो प्रबंध के प्रमुख सिद्धांत थे उनको यहाँ पर हमने लिखा है। वैसे तो प्रबंध के बहुत सारे सिद्धांत हैं। ठीक है, हमने क्या बताया कि जो भी प्रबंध के बारे में बताया वो सब आप प्रबंध के सिद्धांतों में लिख सकते हैं। आपको कोई सा भी जर्नल आए जिसमें आप एक्सप्लेन कर सकें कि यहाँ ये प्रबंध को सही तरह से बता सकता है, उसको आप प्रबंध के सिद्धांत में लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट है सहभागिता का सिद्धांत। तो प्रबंध को प्रभावी बनाने के लिए संस्था या संगठन के समस्त मानव संसाधनों की पूर्ण सहभागिता आवश्यक है। जैसे शैक्षिक प्रबंध में हम बात करते हैं, सभी विद्यालयी गतिविधियों में अध्यापक, छात्रों तथा अन्य कर्मचारियों की सहभागिता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। ऐसी कोशिश की जाती है प्रबंधक द्वारा कि वो सभी सहभागी हों। ठीक है, सभी की सहभागिता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। इसके बाद आते हैं प्रबंध के कार्य। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रबंध के प्रमुख कार्य निम्न है। सबसे पहला है नियोजन करना। ठीक है, प्लानिंग करना। इसके बाद है संगठन करना। ठीक है, नियोजन करना का मतलब क्या है, कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले प्रबंध में एक प्लानिंग बनाई जाती है कि कोई कार्य कैसे किया जाए। और जब भी हम कोई कार्य नियोजन करके प्लानिंग करके करते हैं तब वो सही तरह से होता है। ठीक है, उसमें उद्देश्यों की प्राप्ति हमको जल्दी होती है, सार्थक कार्य होता है। नेक्स्ट है संगठन करना। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना। जो भी हमें कार्य के लिए जरूरी संसाधन है उनका संगठन करना भी प्रबंध का कार्य है। इसके बाद कर्मचारियों को नियुक्त करना। किस कर्मचारी को क्या करना चाहिए उसके कर्तव्यों का निर्धारण करना प्रबंध का कार्य होता है। ठीक है, प्रबंधक का एक तरह से हम कह सकते हैं कार्य होता है। इसके बाद है निर्देश देना। ठीक है, आपका प्रबंधक एक तरह से डायरेक्ट करता है, सभी को निर्देश देने का कार्य करता है। नेक्स्ट है नियंत्रण करना। इसमें भी हम
इसी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, कि नियंत्रण करना प्रबंध का एक प्रमुख कार्य होता है, क्योंकि संस्था में बहुत सारे सदस्य होते हैं तो नियंत्रण जरूरी होता है। इसके बाद छठा है समन्वय स्थापित करना, ठीक है। तो एक बड़ी संस्था में सभी कर्मचारियों में आपस में तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, तभी वो प्रबंध प्रभावी होगा। इसके बाद है अभिप्रेरित करना, ठीक है, किसी भी कार्य को हम करने के लिए मोटिवेशन जरूरी होता है, अभिप्रेरणा जरूरी होती है, तभी आपकी वो कार्य जल्दी हो पाता है और अच्छी तरह से हो पाता है। इसके बाद प्रबंध का एक प्रमुख कार्य है बजट बनाना, जो भी आपकी संस्था है, जो भी आपका संगठन है। अब देखो, आपका प्रबंध से क्वेश्चन पूछा जाए तब तो आपका ये लॉन्ग आंसर के पर्सपेक्टिव से ये कवर होता है, लेकिन शैक्षिक प्रबंध से क्वेश्चन पूछा जाए, अब हम शैक्षिक प्रबंध को डिटेल में कवर नहीं करेंगे, इसको आपको बताएंगे कि प्रबंध से आपको शैक्षिक प्रबंध में कैसे जाना है, ठीक है। केवल जो अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो आपका इसी से रिलेट है, ठीक है, वही आपको समझना है, उसमें ज़्यादा समझने वाली कुछ ऐसी बात है नहीं। तो आगे हम बात करते हैं शैक्षिक प्रबंध की, एजुकेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। तो सिंपल शैक्षिक प्रबंध में आप केवल इतना समझ लो, ऐसा प्रबंध जो शिक्षा से संबंधित हो। अब देखो, जो हमने प्रबंध में बात की थी उसको भी हम साइड में यहाँ पर स्लाइड में चला देंगे, ठीक है। तो शैक्षिक प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ऐसी परिस्थितियां तैयार की जाती हैं, ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती हैं जिसमें कि मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का सम्यक उपयोग किया जा सके, ठीक है। वही बात कि मानवीय संसाधन में आपके आ जाएंगे छात्र, शिक्षक और कर्मचारी, और भौतिक संसाधनों में विद्यालय इमारत, शैक्षिक सामग्री और फर्नीचर, ये सभी होते हैं भौतिक संसाधन। अब हमने प्रबंध में क्या बात की थी कि सामान्य अर्थ में प्रबंध व्यक्तियों से कार्य लेने की प्रक्रिया है, ठीक है, शैक्षिक, जिसके द्वारा किसी संस्था या संगठन का सम्यक यानी कि ठीक प्रकार से संचालन होता है। अब इसी को जब हम शैक्षिक प्रबंध में कहेंगे तब हम क्या कहेंगे कि सामान्य अर्थ में शैक्षिक प्रबंध व्यक्तियों से कार्य लेने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी शैक्षिक संस्था या शैक्षिक संगठन यानी कि विद्यालय का सम्यक ठीक प्रकार से संचालन होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको कन्वर्ट करना है। इसके बाद जो है प्रबंध के आपकी चाहे विशेषताएं शैक्षिक प्रबंध की पूछी जाएं, चाहे शैक्षिक प्रबंध के उद्देश्य पूछे जाएं, चाहे शैक्षिक प्रबंध के सिद्धांत पूछे जाएं, चाहे शैक्षिक प्रबंध के कार्य पूछे जाएं, सब आपको प्रबंध वाले ही लिख देने हैं, ठीक है। संस्था या संगठन की जगह पर आपको सिंपल जो है विद्यालय कर देना है। जैसे सपोज आगे और अगर हम एक्सप्लेन करें कि हमने पढ़ी थी प्रबंध की विशेषताएं, ठीक है, साइड में आपको प्रबंध की विशेषताएं से यहीं पर हम देख लेते हैं कि हमने प्रबंध की विशेषताएं क्या देखी थी। पहली हमने प्रबंध की विशेषता देखी थी कि प्रबंध एक स्व उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो शैक्षिक प्रबंध में हम क्या कहेंगे कि शैक्षिक प्रबंध एक स्व उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ज़्यादा डिटेल में जाएं तो हम कहेंगे कि जिससे किसी शैक्षिक संस्था के लक्ष्यों की आसानी से प्राप्त होती है, ठीक है, एक स्व उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। क्योंकि आपका शैक्षिक प्रबंध क्या है, प्रबंध का एक पार्ट ही तो है शिक्षा से संबंधित प्रबंध, तो प्रबंध के अंडर में ही आता है आपका शैक्षिक प्रबंध, ठीक है। नेक्स्ट, इसको हम कैसे शैक्षिक प्रबंध में कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रबंध एक विशेष कार्य ना होकर बल्कि संगठन से संबंधित विभिन्न कार्यों का समूह होता है। तो इसको हम सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, ठीक है। शैक्षिक प्रबंध एक विशेष कार्य नहीं होता है, ये कार्यों का समूह होता है जो भी किसी शैक्षिक संस्था के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सतत कार्यरत रहता है, ठीक है। जब शैक्षिक प्रबंध में बात करेंगे तो सभी आपको ऐसे ही लिख देना है, तब भी आपका काम 100% होगा, ठीक है। वैसे एग्जाम में तो ऐसा भी होता है कि आपका क्वेश्चन 4th पेपर से पूछा जाए, जब बच्चों को नहीं पता होता है तो वो आंसर में कुछ भी लिख देते हैं, फर्स्ट पेपर का कंटेंट लिख देते हैं। तो आपको जो रिटन पेपर है लिखना जरूरी है, ठीक है, लिखनी कलम नहीं रुकनी चाहिए, आपको कुछ भी ना आता हो फिर भी लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम कहाँ पर थे, इसके बाद हम देख रहे हैं शैक्षिक नीति यानी कि शिक्षा नीति 1986 और 1992 में प्रदर्शित शैक्षिक प्रबंध की अवधारणा और इसकी प्रक्रिया तथा क्षेत्र, ठीक है। जो शिक्षा नीति 1986 थी, 1992 थी, उसमें आपका प्रबंध के बारे में क्या बताया गया है, कैसा प्रबंध होना चाहिए शिक्षा नीति 1986 और संशोधित शिक्षा नीति 1992 के अकॉर्डिंग। तो नई शिक्षा नीति 1986 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं, में शिक्षा प्रणाली का जो ढांचा, जो स्वरूप बताया गया
वह उसकी प्रमुख बातें निम्न है। ठीक है, उसकी प्रमुख बातें निम्न है, यानी कि उसमें प्रबंध कैसा बताया गया। पहला है, प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी जाति, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव के बिना शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, ये जो है शिक्षा नीति 1986 में बताया गया था। इस तरह का प्रबंध होना चाहिए, यानी कि किस तरह की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। नेक्स्ट है, संपूर्ण देश में 10+2+3, ठीक है, शिक्षा संरचना को लागू किया जाए। ठीक है, 10+2+3। इस शिक्षा से पहले जो 10+2+3 है, इससे पहले बच्चे को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, या इसको हम पूर्व माध्यमिक शिक्षा भी कहते हैं। तो 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा, इसके बाद 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा तथा 2 वर्ष की हाई स्कूल यानी कि माध्यमिक शिक्षा विद्यार्थी को प्राप्त की जाए। ठीक है, तब वो आ पाएगा आपका 10 में। उसके बाद 2 यानी कि 12th, उसके बाद 3 यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन होता है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीयता पर जोर दिया जाए। ठीक है, इंटरनेशनलाइजेशन पर जोर दिया जाए, जिससे विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति की भावना का विकास किया जा सके। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दी जाए। नई शिक्षा प्रणाली में ये कहा था, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, ऐसा शैक्षिक प्रबंध होना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षा प्रक्रिया को ऐसा बनाया जाए जिससे विद्यार्थी देश के विभिन्न भागों की संस्कृति, परंपराओं तथा सामाजिक व्यवस्था से परिचित हो सकें। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था यानी कि व्यापक हो, जिसमें कोई भी छात्र है पूरे देश की संस्कृति को जान सके। ठीक है, पूरे देश की संस्कृति और परंपराओं से, सामाजिक व्यवस्था से परिचित हो सके। इसके बाद अगला है, नई शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता शिक्षा और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए। ठीक है, ये बात कही गई थी। अब देखो, शैक्षिक प्रबंध की विशेषताएं, उद्देश्य, सिद्धांत और कार्य, ये आपके जब हम लिखेंगे तो आपको प्रबंध से ही लिख देना है, जैसा कि हम पीछे ही बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विद्यालय प्रबंध, इसके आगे का जो है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।